बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमने अपने पिछले व्लॉग में ये डिस्कस किया था कि जो 8 सितंबर का जो जलसा हुआ है उसके क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं। आया कि उसका कोई असर पड़ेगा जो मौजूदा जाली हुकूमत है इसके ऊपर, या जो निज़ाम चल रहा है इसके ऊपर कोई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। नाजरीन, उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसका इम्पेक्ट क्या हुआ, ये हमने पिछले दिनों में देखा है। मैंने गुजारिश की थी कि ये जो अवामी प्रेशर होता है ये बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है जिस पे कोई भी हुकूमत, कोई भी अदारा जो है उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोग जो अभी तक हम पे इतने ज़्यादा जुल्म और फस्तायत और जबर हुआ है कि हम ये समझते हैं जी हमारी तो हैसियत ही नहीं है। बताया गया हमको निज़ाम ने बताया कि जी आपकी वोट की कोई हैसियत नहीं है। हमने माना कि ठीक है जी हमारी तो हैसियत ही नहीं है, और हम इस पे बहुत सारे लोग जो हैं इस पे आ गए कि नहीं जी ये निज़ाम में हमारी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन जो निज़ाम चलाने वाले नाज़रीन पीछे बैठे होते हैं उनको बड़ा पता चल रहा होता है, उनको बड़ा पता होता है, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि जी ये लोग हमें पसंद नहीं कर रहे, ये लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं, ये निज़ाम यहाँ पर नहीं चल रहा है। ये एक अपनी जगह की हकीकत होती है। अब जो इम्पेक्ट पड़ा है वो हमने देखा है कि पार्लियामेंट पे एक अदारे के जो मुसल्लह लोग हैं उन्होंने वहाँ पे हमला किया और वहाँ पे एमएनएज़ को घसीटते हुए उठा कर लेके मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया, मुख्तलिफ हवालात में बंद कर दिया। और ये मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, ये भी एक फैक्ट है कि प्रेशर पड़ते पड़ते निज़ाम के ऊपर भी पूरा प्रेशर इस वक्त पड़ चुका है। यानी दोनों साइडें जो हैं इस वक्त पीक पे पहुंच चुकी हैं। रेजिस्टेंस जो है वो भी पीक पे है, जो निज़ाम जो अपना प्रेशर डेवलप करना चाहता है या निज़ाम अपना मेनटेन करना चाहता है वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन नाज़रीन, जैसे मैंने पिछले अपने व्लॉग में कहा था कि एक वक्त होता है, जो मैंने जो रशियन राइटर की कोटेशन दी थी कि जिसने कहा था कि जो डेकेड्स का काम है, जो साल हर साल का काम है, ये पता नहीं होता कि वो हफ्तों में क्लियर हो जाता है। मैंने कहा था कि ये शायद वो टाइम आ चुका है और निज़ाम ने अपना जो है उनको पता चल चुका है कि ये टाइम आ गया है और प्रेशर जो है उसका रिएक्शन शुरू हो गया है। अब रिएक्शन पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि अवाम पे रिएक्शन तो नहीं है, प्रेशर तो निज़ाम का पूरे हर अदारे पे, पूरी पाकिस्तान की अवाम के ऊपर है। वो जो चाहते हैं कि हम जैसे तैसे भी इस निज़ाम को हम चलता गया है। तो इनको मैं बताऊं कि 8 फरवरी के जाली इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनी है या उससे पहले जो प्लान था, लंदन प्लान जिसको इमरान खान साहब कहते हैं, उसमें काजी फायज ईसा वाहिद बुनियाद है जो इस निज़ाम को कायम रख सकता है। ये वाहिद बुनियाद है। मैंने नाज़रीन को बताया था, मैं पहले गुजारिश करता रहता हूँ कि जो जज होता है ना, इसके कलम में बड़ी ताकत होती है। जज के कलम की ताकत जो है उसको कोई तलवार काट नहीं सकती। काजी फायज ईसा हम उसको माने, तस्लीम करें या ना करें, या जाली करें या झूठा करें या जो भी कहें, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हमको पता है कितने फैसले आए हैं जिसमें काजी फायज ईसा ने अपनी कलम का ताकत इस्तेमाल किया और निज़ाम का निज़ाम ही बदल दिया। पीटीआई का इलेक्शन आपके सामने है कि उनका जो बल्ले का निशान छीन लिया गया, सारा इलेक्शन का ही बेड़ा गर्क हो गया। वो तो ये सलाम है इस पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को जो इस निज़ाम के सामने आज तक डटा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम को भी मैं सलाम करता हूँ जो आज तक इस निज़ाम के सामने डटी हुई है। नाज़रीन, आवाम जो होती है ये कोई मुसल्ला जत्था नहीं होता, ये कोई एक ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं होती कि जी एक तरफ से वो बंदूकें लेके आएंगे तो हम भी बंदूकें लेके निकल आएंगे। अवाम की रेजिस्टेंस यही होती है कि अवाम रेजिस्ट करती है, अवाम बताती है कि ये गलत है। और पाकिस्तान की अवाम ने ये बताया है। 8 फरवरी का इलेक्शन था या उसके बाद 8 सितंबर का जो जलसा था, अवाम ने बताया कि अवाम कहाँ पे खड़ी है और क्या सोच रही है। बहरहाल, जैसे मैंने गुजारिश की कि काजी फायज ईसा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके कलम में जितनी ताकत है तो दूसरे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या हायर जुडिशरी, उनके कलम में भी उतनी ताकत है। चीफ जस्टिस कोई अनोखी चीज़ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है कोई अनोखी चीज़ नहीं होती, एक एक्स्ट्रा होता है वो एग्जेक्टिव के लिए कि ठीक है जी जजेस के केस आएंगे, किसका केस किसको ट्रांसफर करना है या कोई ऐसा मैटर है तो उसको इख्तियारात तमाम चीफ जस्टिस के बराबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के, इसी तरह हाई कोर्ट के हैं। अब जब निज़ाम ने अपना प्रेशर पूरा रखा है तो जो प्रेशर, जो रिएक्शन अवाम की तरफ से आना था वो तो है, वो तो मौजूद है, लेकिन अदारों की तरफ से भी आया। अब देखें, जुडिशरी की तरफ से भी रिएक्शन आया कि जी ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये निज़ाम चलने के काबिल नहीं है। 6 जजों ने खत लिखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 6 जजों ने खत लिखा कि एजेंसियां हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। काजी फायज ईसा ने अपनी कलम की ताकत इस्तेमाल करके उसको दबा दिया। ये कलम की ताकत है, इसका तोड़ कलम की ताकत ही होती है। अब उस पे जो हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में
तमाम जो MNAs हैं उनको प्रेशराइज किया गया, उनकी बेटियों को उठा लिया गया, उनकी बीवियों को उठा लिया गया कि जी आप वोट दें काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के हक में, ताकि ये निज़ाम आगे चलता रहे। ये जाली निज़ाम जैसे भी है, ये इसको आगे हमने लेके जाना है, क्योंकि जो निज़ाम है हमारे मुल्क का, वो ये नहीं चाह रहा है फिलहाल कि हम इसको सरेंडर करें, क्योंकि उनको अपनी मौत नज़र आ रही है। शायद वो समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं, हालांकि इसमें फैक्ट नहीं है। वो हम में से हैं, हमारे अदारे भी हम में से हैं, अवाम से हैं, हमारे अजीज दोस्त रिश्तेदार वहाँ पे हैं, लेकिन वो एज अ होल समझ रहे हैं कि पता नहीं हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो ग्रिप है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे निज़ाम पे बैठे हुए जो अहदेदार हैं उनको ये लग रहा है कि शायद जो है जितनी सियानत हमने आज तक की है ये अवाम को करनी नहीं आनी, ये मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इनको। ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया में जितने ममालिक हैं वहाँ पे हमारे अदारों का रोल बहुत कम होता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे तरक्की। हमारे साथ इंडिया है, आप देख लें वो कहाँ से कहाँ चले गए। बांग्लादेश है, हमसे बाद में आज़ाद हुए, हमसे आज़ाद हुए, वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं, लेकिन हमने अपने करतूत ठीक नहीं किए। अब इसके अलावा अगली एक बात करते हैं, मैं ये छोटा सा क्लिप आपके सामने चलाता हूँ। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हैं, पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के बहुत बड़े जो माहिर मईशत हैं, उनका क्लिप सुन। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता, चाहे फौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए। हमारे फौजी अखराजात भी हमारे बजट के लिए मसला है, बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ़ौज जो है वो अपने बिजनेसेस चलाती है, तो बजट कम रखा जाता है तब ये बिजनेसेस चलाते हैं। बिजनेसेस में जो उनके प्रॉफिट होता है वहाँ से 1 रुपया भी डिफेंस के लिए नहीं जाता है, जो मुनाफे वगैरह है वो फौजी फाउंडेशन के पास रहता है, वो फौजियों की फलाह के लिए। अब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जो हैं, इन्होंने वो बात की जो आज से कुछ साल पहले हमने अखबारात में देखा, हमने मीडिया पे देखा कि जी पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक नक्शा जारी हुआ है एशिया का, जिसमें बताया गया है कि 2030 तक 2030 तक पाकिस्तान का वजूद उस नक्शे में नहीं है। हमें बड़ी हैरानगी थी कि यार ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान तो हमें जो पढ़ाया गया था किताबों में कि जी अल्लाह की रहमत है जी, वो वहाँ से पता नहीं क्या हमको क्या तोहफा मिला है, कोई तोहफा शुबा नहीं मिला। हमने बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया हुआ है, ये अगर तोहफा था भी तो हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया मुकम्मल तौर पे। बहरहाल 2030 तक की प्रेडिक्शन की थी अखबारात ने आज से चंद साल पहले कि 2030 तक पाकिस्तान का वजूद नहीं रहना। अब हालात ये आ गए हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत के माहिर मईशत ने टीवी पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जो अगर हालात ऐसे रहेंगे, अगर पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान के मामलात में इस तरह मुदाखलत करती रहेगी, पाकिस्तान में हर एक बिजनेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी रहेगी, तो उन्होंने फरमाया कि 2030 तक मैं पाकिस्तान का वजूद नहीं देख रहा हूँ। हमारे एक पाकिस्तानी, हमारे मईशतदान, उन्होंने कहा कि 2030 तक मैं पाकिस्तान का वजूद नहीं देख रहा हूँ। यकीन करें नाजरीन, आप बाहर जाके बात करें, आप ये किसी को बात बताएं कि 2030 तक की ये प्रेडिक्शन है, वो कहते हैं यार ये तो बड़ी लंबी है, ये तो शायद जल्दी हो जाना है। इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। हमें इतनी ज़्यादा नफरत, इतनी ज़्यादा जो है एक हवा, यानी ये उस लेवल पे हम चले गए हैं एज अ नेशन, एज अ सोसाइटल कोलैप्स हो गया है हमारा। हमें इतनी नफरत है, और नफरत उनके खिलाफ हो गई है जो आज तक, जिनसे हम आज तक मोहब्बत करते रहे हैं, बेइंतहा मोहब्बत की है। लेकिन अब इनको भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे, ये क्यों हमसे इतनी नफरत कर रहे हैं। आया कि इनके भी तो हो सकता है कि इनके कोई गलतियां हो, आखिर इनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं। मैं समझता हूँ कि एज जो मेजॉरिटी हैं हमारे अदारों में बैठे हुए, वो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान से लव करने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान की खातिर जान देने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं जो शायद ग्रेटर गेम का हिस्सा है, जो शायद जो नक्शा जारी हुआ था आज से चंद साल पहले, जिसमें कहा गया था कि 2030 में पाकिस्तान नहीं होना, शायद उस लाइन पे अमल कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि इनके अगर आप अमल देखें, ये क्या करें, किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। KPK के हालात देख रहे हैं कि आपकी फौज को उन्होंने कह दिया, वहां पे लोग खड़े हो गए, पुलिस ने कह दिया कि फौज निकल जाए यहाँ से। यार को खुदा का खौफ का हो, ये किस तरफ आप लेके जा रहे हो। कि ये कल की बात है कि हम अच्छे तरीके से गुजर बसर हो रही थे, अच्छे तरीके से रह रहे थे, बेड़ा गर्क इस मुल्क का काम कर दिया है। और इसमें जो मेन किरदार है, एक उसका है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, और एक काजी फायज ईसा का है। काजी फायज ईसा इस निज़ाम को चलाने की गारंटी है। काजी फायज ईसा अगर इस मुल्क में नहीं रहेगा तो ये निज़ाम नहीं रहना, इनको सरेंडर करना पड़ेगा। काजी फायज ईसा के खिलाफ इस वक्त पूरी जुडिशरी खड़ी है, 6 जजों से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो इसके खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने अपने कलम से फैसला किया है कि हम इस निज़ाम को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अपने कलम से फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया है,
انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آج جاری کر کے بتایا اس نظام کو کہ ہم سامنے کھڑے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا ناظرین، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ تو انہوں نے تو بھاگ بھوک جانا ہے، یہ جو بیٹھے ہیں ان کی بیچاروں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا، انہوں نے تو بھاگ جانا، اپنا مال شال اکٹھا کرنا ہے تو بھاگ جانا ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور چیز بھی چھوٹی سی جناب ناظرین کے سامنے میں رکھوں، آئی پی پی کا حکومت کی طرف سے ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، آئی پی پی کے ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیا، وہ ریٹ کم کر رہے ہیں، ہم ڈالر میں نہیں پیمنٹ اب کریں گے، ہم اب ان کو روپیز میں کریں گے۔ ناظرین بہت بڑی بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ اصل جو بات ہے وہ تو ان لوگوں کو پکڑ کے لٹکانا چاہیے کہ جنہوں نے یہ آئی پی پی کے معاہدے کیے ہیں۔ یہ معاہدے کیوں آپ نے کیے ہیں؟ اس وقت آپ جو تھے آپ لولے لنگڑے تھے، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ آپ نے کیا معاہدے کیے ہیں؟ آپ نے 42,000 میگا واٹ کے معاہدے کر لیے ہیں، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پاس 20,000 سے زیادہ کیپیسٹی، آپ کی وابڈا کی تاروں میں کیپیسٹی نہیں ہے 20,000 میگا واٹ سے زیادہ، آپ نے 42,000 کی کر لیا اور دھڑا دھڑ پیسے دیے جا رہے ہیں، اپنے مامے چاچے پتر تائے بیٹیاں بٹھائی ہوئی ہیں، ان کو پیسے ہزاروں لاکھوں اربوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ اور اب اگر عوام میں تھوڑا سا ریئیکشن آیا، اب یہ آسان جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے عوام کے مامے ہیں، ہم یہ جی آئی پی پی کے ساتھ ہم معاہدہ کر رہے ہیں جی، ان کو ہم اب کہتے ہیں جی اب آپ ٹھیک ہو جائیں۔ یار خدا کا خوف کھاؤ، آپ نے اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، اس عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا، حساب تو اس کا دینا چاہیے یہ۔ لیکن ہمارے کچھ بکاؤ صحافی جو ہیں وہ ٹی وی پہ کبھی انہوں نے اس بات پہ اس ایشو پہ بات نہیں کی کہ آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کس نے کیے تھے؟ سارے نواز شریف نے کیے ہیں، کچھ جو تھے وہ آصف زرداری نے کیے ہیں۔ ایک معاہدہ بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان کی حکومت نے کیا، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ عمران خان نے آج سے 4 سال پہلے جو تھا وہ ان کو جو رینیو ہونے والے تھے وہاں پہ کر کے انہوں نے پاکستانی روپیز میں اس وقت کروا لیا تھا کہ نہیں یہ ہم پاکستان کی عوام یہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اب کر کے آسان جتا رہے ہیں، پیسے بھی اپنے گھر لے گئے ہیں، اپنے بیٹوں کے جیبوں میں ڈالے ہیں، ان کے بینکوں میں ڈالے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے اس ملک کو اب کہتے ہیں کہ ہم آسان کرنے لگے ہیں، ہم آئی پی پی کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کر کے ہم پاک روپیز میں ان کو پیسے دیں گے۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کرے کچھ ان کو ہدایت آ جائے، اس ملک کا کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، پاکستان میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔